अभी आपने कहा है कि आप फ्रेश मर्सी पिटीशन जो है फाइल करेंगे, इसके अलावा और क्या करने जा रहे हैं कि ये जो आपका केस है और स्ट्रांगली गवर्नमेंट क्या पुट किया जाए? देखो जी, ऐसा है कि इसके लिए हम ऑलरेडी बहुत से सज्जनों को मिल चुके हैं और बड़ी ऐसे वक्त मैं किसी की बात कोट नहीं करना चाहता हूं, पर उनके मिलने के बाद हमें पूरी उम्मीद है जिनको आप मिले हैं कि ये जो है इसमें हमें सफलता मिलेगी। सना साहब, एनडीए गवर्नमेंट एक सेकंड, जो आपकी बात का जवाब है वो करेक्ट वर्जन में आपको बिकॉज आई एम इन दिस केस इन्वॉल्व। एक तो हमारी तुलसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है रिगार्डिंग इनकी जो कन्वर्शन है डेथ पेनल्टी की, क्योंकि मेंटली ही इज़ नॉट इन स्टेबल माइंड, ही इज़ इन द हॉस्पिटल फॉर द लास्ट मोर देन 4-5 months इबास में वो एडमिट है। एक तो इनस्टेबिलिटी जो माइंड की है, डिप्रेशन में जा चुका है पूरी तरह, हेल्थ उसकी पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अगर कोई 5 महीने से हॉस्पिटल में ही एडमिट है, आया तो जेल से गया ना, किसी घर वाले ने तो एडमिट कराया नहीं है, जेलर ने ठीक समझा तो उसको कराया है, जेलर ने ही इनको एडमिट कराया भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं जा रही है। अगर जेलर ने इसको एडमिट कराया और सरकारी अस्पताल में उसको एडमिट किया है और हैवी मेंटल हॉस्पिटल में, तो दैट इज फिट केस फॉर आवर रिट पिटीशन। वो हमने रिट पिटीशन एक सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। हमारा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी बुल्लर के हक में फैसला हो सकता है, क्योंकि ये 8 साल से हम ये जरूर चाहते हैं भाई वो उसकी 2 सजाएं पूरी मत कीजिए आप, एक गुनाह की 1 सजा दीजिए। 17 साल की कैद तो वो भोग बैठा है, पिछले 10 साल से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, अब 17 साल की कैद भी हो गए, तिल के वहां पर तिल के मरे भी, और उसके बाद उसका गला भी दबा दिया जाए। ये इनह्यूमन टॉर्चर जो है ये नहीं होना चाहिए। सरना साहब, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि उस कानून का है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब क्या पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो है जिसके आरोपी तारीफ कर रहे थे उस पर आप एक सवाल निशान नहीं लगा रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या जो आप लोग कर रहे हैं कि इंसान का गुनाह देखे बगैर उसका मजहब देख रहे हैं, क्या ये एक सही बात है? हम तो दोनों बातें कह रहे हैं जी, भी ना मजहब देखना चाहिए ना मजहब के हिसाब से किसी को मनाना चाहिए। ये बात तो सरदार साहब ने पहले ही बोली है। ऐसा है जी कि आपने सवाल अच्छा किया, हम मजहब के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, पर अब ये ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में है तो मजहब वाली बात नहीं है, पर फिर भी आता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो उसमें मध्य प्रदेश में वो जो दारा सिंह था जिसने उसको ईसाइयों को मारा था, उड़ीसा में जी, तो उसकी भी जो एग्जीक्यूशन थी वो उम्र कैद में बदली गई थी और दोबारा मर्सी पिटीशन डाली गई थी। तो ये मिनॉरिटीज को हक क्यों ना दिया जाए, इसके लिए क्यों बोले नहीं के सूझ जाओ कोई, ये क्यों बोले हैं? नहीं, लेकिन उसमें किसी ने ये नहीं कहा था कि ये बेगुनाह है। किसने? आप तो कह रहे हैं कि बेगुनाह है। मैंने कब कहा जी? मैंने कहा जी देखिए नहीं हुआ आपने। मैंने ये कहा जी कि ये केस जो है इसलिए हुआ है कि टाटा में हुआ है और टाटा में उसके अंगूठे लगाए गए जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, फिर कोई विटनेस नहीं है। तो जज बेहतर जानता हूँ सर आपसे या मुझसे। अब ऐसा है जी, जज साहब बेहतर जानते हैं, मैं उनके ऊपर करता नहीं हूँ, पर मेरा एक सवाल यह है कि सेपरेट डिसीजन में फांसी नहीं होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है चाहे किसी का। ये सेपरेट डिसीजन, दिस इज ए सेपरेट डिसीजन। यू गिव मी एनी जजमेंट इन द जुडिशरी ऑफ इंडिया वेयर इन ए सेपरेट डिसीजन एनीबॉडी हैज द राइट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें तो गलत है। फांसी का आप देखिए सर, आप हमारी सुप्रीम कोर्ट की किसी की जजमेंट के हम जज के खिलाफ किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, हमारा मानना 2 बातें हैं हमारी तर्क की। नंबर 1, ही इज लैंग्विशिंग इन द जेल फॉर द लास्ट 17 years, एक उम्र कैद वो भोग बैठा है। हमारे दूसरा मानना यह है सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट डिसीजन में इसको फांसी की सजा दिया है। अगर स्प्लिट डिसीजन का मतलब है देयर इज एन आयोटा ऑफ डाउट, एक जज ने उसको एक्सेप्रेट किया है, 2 जजों ने फांसी की सजा दिया है,
एक जज ने एग्जनरेट दिया है तो उसमें एक अयोटा ऑफ डाउट खड़ा होता है भी शायद इसने ना मारा हो। अब हमारा ध्यान तीसरे जज की तरफ जाता है भी शायद हम उस तीसरे जज की तरफ है, शायद ना मारा हो। अब आप ये कहेंगे वो जज 2 जजों के खिलाफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गया। प्लीज हमारा ध्यान जो है तीसरे जज की तरफ है। जस्टिस शायद MP शाह उनका नाम है, तीसरे जज साहबान का, जिन्होंने एग्जनरेट किया है, जिन्होंने एग्जनरेट किया, हमारा ध्यान उनकी तरफ है और हम ये कह रहे हैं उनकी बात सुनिए। और स्प्लिट डिसीजन में फांसी देना वाजिब नहीं है। और आज की पहले इतिहास तक इंडियन जुडिशरी, एनल्स ऑफ इंडियन जुडिशरी और इन द वर्ल्ड हिस्ट्री किसी को भी स्प्लिट डिसीजन के ऊपर फांसी नहीं दी गई है। अगर इसको हम उम्र कैद देते हैं तो इट मीन्स द एंड ऑफ द जस्टिस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये जस्टिस ये डिमांड करता है कि उसको एग्जीक्यूशन ना की जाए। इतना हम कहते हैं, हम किसी के फैसले के ऊपर, मान जो जज साहबान के किसी फैसले के ऊपर हमारी कमेटी का कोई किंतु परंतु नहीं है, मगर हमारा ध्यान तीसरे जज साहबान के ऊपर भी है जिन्होंने इनको एग्जोनरेट किया है। एनी क्वेश्चन? कुछ सवाल है जैसे भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा जी, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले कहा था कि जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। तो आपको लगता है कि जो आपके जो जज थे, 2 जजेस को नहीं, हम नहीं एलिगेशन लगाते। वो चीफ जस्टिस हैं, वो बड़े हैं, हम वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कुछ देखा होगा, कहा होगा, हम नहीं कहते। सना साहब, एनडीए गवर्नमेंट के समय ये मर्सी अपील डाली गई थी, अब भी बीजेपी का स्टैंड इसके ऊपर क्लियर नहीं है, जबकि अकाली दल और कांग्रेस दोनों की स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर इसकी पॉलिटिक्स हो रही है? देखो, कोई ना हम इसके ऊपर किसी को सियासत करने देंगे, ना हम सियासत में हैं, पर हम जरूर चाहेंगे कि पंजाब फोरम को क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। और सबसे पहली हमारी रिक्वेस्ट है कि उसने कुछ महीने पहले अपनी एप्लीकेशन भेजी थी कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, 80 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, उसको देखता काम है, चल नहीं सकती, मेरे को किसी पंजाब की जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, तो उन्होंने ना कर दिया था। सबसे पहली बात है कि आज श्रोमणी कमेटी भी उसके ऊपर आ गया है, तो सबसे पहले पंजाब सरकार जो है उसको पंजाब में लेके जाए और किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज कराए, जैसे शादरा में दिल्ली में उनका हो रहा है। सबसे पहली बात उनको ये करनी चाहिए। और उसके बाद जो है, मैं समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पंजाब की, ये जो बात है इनको लेके उनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को सबको साथ लेके मिलना चाहिए। सर, बीजेपी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है इस मुद्दे पर। कौन सी बीजेपी को की लेना है जी? उन्होंने बादल सरकार की तो वापस लेने ला लेना, आपके तो सरकार रखेगा। सर, एक छोटा सवाल है आपसे, अगर प्रोजेक्ट सरकार ने उनको ट्रांसफर नहीं किया या उनकी मदद नहीं करी, तो क्या आप उनको आने वाले इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे पंजाब में? नहीं, इसमें हमारा, हम तो पहले भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनको, हमारा पहले तो हम कहाँ बीजेपी को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने भुल्लर को सपोर्ट किया तो हम उनको सपोर्ट करेंगे क्या? जब भुल्लर को सपोर्ट करेंगे तो देख लेंगे। ना नौमन टेर बनना ना राजा। आप अच्छाई तो कीजिए। अच्छा, एक और कोई बात हो तो हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करनी है। अनाउंसमेंट कर देंगे। हमारा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी से की तरफ से गुरुद्वारा रकाबगंज की डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम जो है वो बनाया गया था। वो प्रोग्राम 14 मई को प्राइम मिनिस्टर के जो पुराने प्रोग्राम मुताबिक उन्होंने इसका नींव पत्थर रखना था, पर उनकी मकसूदियत के कारण ये प्रोग्राम जो है उन्होंने मुलतवी कर दिया है और उसकी कोई डेट जो है उन्होंने आगे हमें दी नहीं है। पर क्योंकि हमारे फैसला था ये कि हमने इस प्रोग्राम को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, एतवार 12 जून दिन को 10 बजे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी और दिल्ली के एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सरदार अरविंदर सिंह लवली जी और
पंथ के महान संत महापुरुष हैं, उनकी तरफ से ये जो नींव पत्थर है इस कारजगार का ये रखा जाएगा। इसमें उचेचे तौर से लंदन से भी बाबा अमर सिंह जी, बाबा बच्चन सिंह जी, ये भी जितने महापुरुष हैं वो आ रहे हैं। और मेरी आप तो सबसे बेनती है और आपके माध्यम से संतों के से भी बेनती करूँगा भाई सुबह ये ठीक जो गुरमत समागम है वो सुबह से ही लक्की शाह बंजारा हाल में आरंभ हो जाएंगे और ठीक 10 बजे अरदास करके इसका जो नींव पत्थर है जो तकरीबन 350 साढ़े 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कि इतिहास में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज से पहले किसी भी ऐतिहासिक जगह में नहीं रखा गया, वो रखा जाएगा। और ये 3 चरणों में इस काम को पूरा करने की हमारी योजना है और ये 3 चरणों में गुरु के आगे अरदास करेंगे, सच्चा पातशाह रहमत बख्शिश करे। ये जो 3 चरणों में काम पूरा हो गया तो उसके बाद ये एक ऐसा अलौकिक स्थान बनेगा जो दिल्ली में हर आने वाला सज्जन उसकी ख्वाहिश होगी मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के दर्शन करने जरूर जाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल है जनाब। सर, एक बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जिससे आप खड़े हैं जी सर। कई संतां के मन से एक प्रश्न उठ रहा है बार-बार, हम लोगों के लोग पूछ रहे हैं कि कुछ लोग प्रोग्राम मेरा कर रहे हो, नवा बना रहे हो कॉम्प्लेक्स, नवा कुछ लोग बना रहे हो, ऐतिहासिक गुरुद्वारा उतने रहेगा कुछ उसी तरह रहेगा जी। इस ऐतिहासिक देखो आ जाएगा जी इतने अंडर यूटिलाइजेशन सी इस सारे जगह की ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾइब्रेरी भी बनेगी और एक कन्वेंशन हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और लक्की शाह बंजारा हॉल जितना बनया है इतना हॉल ये थले एक और हॉल बनेगा। एक पार्किंग फैसिलिटी जी है वो एक एडिशनल हैगी जो कि सारिया संगतां वास्ते 2,500 कार की अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। और ये गुरुद्वारा छोड़ के दरखत भी एज इट इज रहने, किसी पुरानी चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। उसकी रेनोवेशन लंगर हाल की वो जरूर की जाएगी। वो लंगर हाल भी इवें ही बनेगा जिवें गुरुद्वारा बंगला साहब का आ है। याद होगा जिन्हें छोटे साहब जाते थे उसके वैसे फतेहगढ़ साहब से लोगों के मन से काफी दूर सीगा और वजह तो कोई चेंज नहीं होना। कोई गल नहीं, बिल्कुल नहीं। असी इस गल के हक च बई हैरिटेज जी है वो एज इट इज रखी जाएगी। ये कोई सुंदरता जी निकल सकती है उस करना। सारे रिक्वेस्ट है कि जी भाई लंगर पानी बहुत अच्छी गल है, लेकिन गेट बंद होने का मसला आ रहा है। कोई गेट नहीं बंद होता जी, एवं कोई गेट वगैरह कुछ नहीं बंद होता। झूठ घट है, कोई गेट नहीं बंद। चंगी गल नहीं होए तो बहुत कोई गल नहीं है। देखो जब मैं सुनाओ उन्हें झूठा कपट बोलना है मगर जाने की लोड़ नहीं। पहली गल तो है कि एक गेट असी आप बनाया 4 साल पहला, इतने टुटा जा गेट लगा होता सी और फिर भी नहीं गल और सुन लो, फिर भी इन्होंने सारिया गलों का ध्यान रखा है।